चैप्टर 1 पैसे का असली मनोविज्ञान और किस्मत बनाम जोखिम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अनपढ़ सफाई कर्मचारी अपनी वसीयत में 60 करोड़ रुपए छोड़ जाता है, जबकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंकर दिवालिया हो जाता है? आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कोई जादू है? नहीं दोस्तों, ये जादू नहीं, ये पैसे का मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ऑफ मनी है। पैसा कमाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने बुद्धिमान हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप व्यवहार यानी बिहेव कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चैप्टर डिकोडेड पर। यहाँ हम किताबों के पन्नों को खोलते हैं और उनमें छिपे जीवन के बड़े रहस्यों को समझते हैं। अगर आप अपनी वित्तीय सोच को बदलना चाहते हैं और दौलत बनाने के असली नियमों को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैप्टर डिकोडेड को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम ज्ञान के इस सफर में साथ बने रहें। पैसे के प्रति हमारा नजरिया। नो वन इज क्रेजी। दोस्तों, दुनिया में कोई भी इंसान पैसों को लेकर पागल नहीं है। आपको लग सकता है कि कोई लॉटरी पर पैसे बर्बाद कर रहा है या कोई बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है, लेकिन हर इंसान का पैसे खर्च करने का फैसला उसके अपने अनुभवों पर टिका होता है। लेखक मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि अगर आप 1970 में पैदा हुए थे, जब शेयर बाजार मंदी में था, तो आपकी सोच उन लोगों से अलग होगी जो 1990 के दशक में पैदा हुए, जब बाजार रॉकेट की तरह बढ़ रहा था। हम अपनी दुनिया के एक छोटे से हिस्से को देखते हैं और उसे ही सच मान लेते हैं। इसलिए किसी के निवेश करने के तरीके को गलत कहने से पहले ये समझें कि उसकी जिंदगी की परिस्थितियों ने उसे वैसा बनाया है। पैसा सिर्फ गणित नहीं, ये भावना है। किस्मत और जोखिम। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है किस्मत और जोखिम का खेल। हम अक्सर किसी की सफलता को उसकी मेहनत मानते हैं और किसी की असफलता को उसकी बेवकूफ़ी। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता और असफलता के पीछे किस्मत और जोखिम नाम के दो भाई खड़े होते हैं, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेखक बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं। 1968 में दुनिया में लगभग 30 करोड़ बच्चे हाई स्कूल में थे। उनमें से सिर्फ 300 बच्चे उस स्कूल यानी लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे जिसके पास कंप्यूटर खरीदने का बजट था। बिल गेट्स उन 300 बच्चों में से एक थे। ये किस्मत थी। अगर वो स्कूल में ना होते तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट नहीं होती। लेकिन इसी के साथ जोखिम भी चलता है। बिल गेट्स के एक दोस्त थे, केंट एवेंस। वो भी उतने ही बुद्धिमान थे, लेकिन एक पर्वतारोहण दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। लाखों में से एक छात्र की मौत पहाड़ पर हो जाती है। ये जोखिम है। सीख यानी लेसन फॉर यू। जब आप सफल हों तो विनम्र रहें और याद रखें कि सब कुछ आपकी मेहनत नहीं थी, थोड़ा हाथ किस्मत का भी था। और जब आप असफल हों तो खुद को इतना मत कोसें, क्योंकि शायद वहां जोखिम का हाथ था। पैसे की दुनिया में कभी भी किसी एक व्यक्ति के पीछे आंख बंद करके ना भागें, बल्कि उन पैटर्न्स को देखें जो हर जगह काम करते हैं। कभी भी काफी नहीं, नेवर इनफ। अमीर होना एक बात है, लेकिन अमीर बने रहना और ये जानना कि अब मेरे पास काफ़ी है, सबसे बड़ी चुनौती है। लेखक रजत गुप्ता और बर्नी मेडॉफ की कहानी बताते हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए थे, फिर भी उन्होंने और ज़्यादा पाने के लालच में अपराध किए और अपना सब कुछ खो दिया। दोस्त, पैसे कमाते समय अपना गोल पोस्ट हिलने ना दें। अगर आपकी ज़रूरतें आपकी कमाई के साथ साथ बढ़ती रहेंगी तो आप कभी अमीर महसूस नहीं करेंगे। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कोई भी चीज़ दाव पर ना लगाएं जो आपके पास है और जिसकी आपको ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको असल में ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारे सफ़र का पहला हिस्सा। हमने समझा कि पैसे हमारे व्यवहार से चलता है और किस्मत व जोखिम का इसमें बड़ा हाथ है। चैप्टर 2 कंपाउंडिंग का जादू और अमीर बने रहने का हुनर। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने समझा कि पैसा हमारे व्यवहार का खेल है। अब इस दूसरे भाग में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपके होश उड़ा देगी। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफे की कुल संपत्ति का 90% से ज्यादा हिस्सा उन्हें उनके 65वें जन्मदिन के बाद मिला है? जी हां, आपने सही सुना। अगर वो 60 की उम्र में रिटायर हो जाते तो शायद आज दुनिया उन्हें जानती भी नहीं। ये ताकत है कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग का अनसुना सच, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। अक्सर जब हम निवेश की बात करते हैं तो हमारा सारा ध्यान इस बात पर होता है कि रिटर्न कितना मिलेगा, 15%, 20% या 25%। लेकिन हम जिस चीज़ को भूल जाते हैं वो है समय यानी टाइम। लेखक मॉर्गन हाउसेल एक ज़बरदस्त उदाहरण देते हैं।
अगर आप एक विशाल हिमयुग के बारे में सोचें तो वो तब नहीं आता जब दुनिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बल्कि वो तब आता है जब गर्मियों में भी थोड़ी सी बर्फ बची रह जाती है और अगली सर्दियों की बर्फ उस पर जमती जाती है। साल दर साल, दशकों तक ये प्रक्रिया चलती है और एक दिन पूरी धरती बर्फ से ढक जाती है। यही पैसे के साथ होता है। कंपाउंडिंग का जादू शुरू में दिखता ही नहीं है। ये बोरिंग होता है, धीमा होता है, लेकिन जब ये रफ्तार पकड़ता है तो ये गणित के सारे नियमों को पीछे छोड़ देता है। वॉरेन बफे की सफलता का राज ये नहीं है कि वो सबसे अच्छे निवेशक थे, बल्कि उनका राज ये है कि वो 75 सालों से लगातार निवेश कर रहे हैं। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। दोस्तों, अमीर बनना आसान है, रिस्क लेकर, कड़ी मेहनत करके, लेकिन अमीर बने रहना बहुत मुश्किल है। इन दोनों कामों के लिए दो बिल्कुल अलग तरह की मानसिकता यानी माइंडसेट चाहिए। अमीर बनने के लिए आपको निडर होना पड़ता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको आशावादी यानी ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको थोड़ा डर पालना पड़ता है, आपको विनम्र होना पड़ता है और सबसे बड़ी बात, आपको सर्वाइवल यानी टिके रहने की कला सीखनी पड़ती है। लेखक यहाँ एक और दिग्गज निवेशक जेसी लिवरमोर की कहानी बताते हैं। 1929 के शेयर बाजार क्रैश में जहां दुनिया बर्बाद हो रही थी, लिवरमोर ने एक ही दिन में करोड़ों रुपए कमाए। वो उस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, लेकिन घमंड और ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास की वजह से उन्होंने अगले कुछ ही सालों में सब कुछ खो दिया और अंत में उन्होंने खुदकुशी कर ली। सर्वाइवल माइंडसेट सफलता का असली मंत्र है। चाहे कुछ भी हो जाए, खेल से बाहर मत हो। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसे कमाना नहीं है, बल्कि बिना रुके टिके रहना है। वॉरेन बफे और उनके साथी चार्ली मंगर के साथ एक और पार्टनर थे, रिक गेरन। रिक भी उतने ही बुद्धिमान थे, लेकिन उन्होंने 1970 की मंदी में कर्ज लेकर शेयर खरीदे थे। जब बाजार गिरा तो उनका सब कुछ बिक गया। यहाँ सीख ये है कि आपको अजेय होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस टिके रहने की ज़रूरत है। इतना पैसा और इतनी तैयारी रखें कि अगर बाजार 50% गिर भी जाए तो आपकी रातों की नींद ना उड़े। इसे लेखक ने एरर फॉर मार्जिन कहा है। पूछ ही आपको जिताती है, टेल्स यू विन। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात जिसे लेखक टेल इवेंट्स कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक सफल वेंचर कैपिटल फर्म या एक बड़ा निवेशक हर बार सही नहीं होता? असलियत में उनके 100 में से 90 निवेश फेल हो जाते हैं, लेकिन वो जो 2 या 3 निवेश सही निकलते हैं, जैसे अमेज़न या गूगल, वो इतना पैसा बना कर देते हैं कि बाकी की सारी गलतियां छिप जाती हैं। यही नियम आपकी ज़िंदगी में भी लागू होता है। आपको हर फैसले में सही होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आधे समय भी गलत हैं, फिर भी आप बहुत अमीर बन सकते हैं, बशर्ते आपके सही फैसले आपके गलत फैसलों के नुकसान को कवर कर लें। सीख फाइनल थॉट फॉर चैप्टर 2। मेरे दोस्तों, आज से ही कंपाउंडिंग को अपना दोस्त बनाइए। सब्र रखें, क्योंकि पैसा रातों रात नहीं, सालों साल टिके रहने से बनता है। और याद रखिए, अमीर बनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कभी भी खेल से बाहर ना हो। अपने पास हमेशा थोड़ा कैश रखें ताकि मुश्किल समय में आपको अपने निवेश को औने पौने दामों में ना बेचना पड़े। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सर्वाइवल और कंपाउंडिंग का जादू? ये तो बस शुरुआत है। चैप्टर 3 पैसे का असली सुख, आज़ादी और दिखावे का जाल। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि आपके लिए अमीर होने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब एक बड़ा बंगला है या एक महंगी स्पोर्ट्स कार? लेखक मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा रूप यानी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ वो है जो आपको हर सुबह ये कहने की ताकत दे कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। समय पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर योर टाइम। इंसान की खुशी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? अच्छा खाना? अच्छा घर? नहीं। रिसर्च कहती है कि इंसान सबसे ज्यादा खुश तब महसूस करता है जब उसे लगता है कि उसकी जिंदगी पर उसका अपना नियंत्रण है, यानी कंट्रोल है। आप दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी कर रहे हो, आपकी सैलरी लाखों में हो, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि कल सुबह आपको किस समय जागना है या आपको अपनी मर्जी के बिना काम करना पड़ रहा है, तो आप उस पैसे का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। पैसा आपको समय खरीद कर देता है। ये आपको वो बफर देता है कि अगर आपको अपनी नौकरी पसंद नहीं आ रही तो आप उसे छोड़ सकें और बिना डरे 6 महीने तक अगली अच्छी चीज का इंतजार कर सकें। यही असली अमीरी है।
कार में बैठा आदमी, द मैन इन द कार पैराडॉक्स। अब बात करते हैं एक ऐसी सच्चाई की जो हम सबके साथ होती है। मान लीजिए आप सड़क पर एक शानदार फरारी कार देखते हैं। आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं, वाह कितनी शानदार कार है, अगर मेरे पास ये होती तो लोग मुझे कितनी इज्जत देते। लोग सोचते कि मैं कितना कामयाब हूं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जिसे लेखक द मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। जब आप उस कार को देखते हैं तो आप उस ड्राइवर को नहीं देख रहे होते, आप खुद को उस कार में इमेजिन कर रहे होते हैं। सच्चाई ये है कि कोई भी आपकी चीज़ों से उतना प्रभावित नहीं होता जितना कि आप खुद होते हैं। आप सोचते हैं कि महंगी गाड़ी या घड़ी खरीदकर आप लोगों से इज्जत पाएंगे, लेकिन लोग आपकी चीज़ों को तो देखते हैं पर आपको नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप इज्जत और प्रशंसा चाहते हैं तो वो महंगी चीज़ों से नहीं बल्कि आपकी विनम्रता, दयालुता और आपके काम से आएगी। दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। ये इस किताब का सबसे क्रांतिकारी विचार है। हम अक्सर किसी को बड़ी कार में देखते हैं और कहते हैं, देखो ये आदमी कितना वेल्दी है। लेकिन लेखक कहते हैं कि वो आदमी रिच हो सकता है, वेल्दी नहीं। रिच होने का मतलब है आपकी वर्तमान आय। अगर कोई 1 करोड़ की कार चला रहा है तो हमें बस इतना पता है कि उसने या तो 1 करोड़ खर्च किए हैं या फिर बहुत बड़ा कर्ज लिया है। लेकिन वेल्थ वो पैसा है जो अभी तक खर्च नहीं किया गया है। वेल्थ वे गाड़ियां हैं जो खरीदी नहीं गईं, वे हीरे हैं जो पहने नहीं गए, और वो पोर्टफोलियो है जो खर्च करने के बजाय बचा कर रखा गया है। अमीर दिखने और अमीर होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमीरी बाहर दिखती है लेकिन वेल्थ अंदरूनी होती है और वो आपको विकल्प और आज़ादी देती है। बचत करना सीखें, सेव मनी। अब आप कहेंगे भाई अमीर कैसे बने? जवाब बहुत सरल है पर आसान नहीं। बचत, सेविंग्स। लेखक कहते हैं कि आपकी बचत की दर यानी सेविंग्स रेट आपकी आय, आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कितना कमाते हैं ये आपके हाथ में शायद पूरी तरह ना हो, लेकिन आप कितना खर्च करते हैं ये आपके हाथ में है। बचत करने के लिए आपको किसी खास मकसद जैसे घर या कार की ज़रूरत नहीं है। बस बचत कीजिए, क्योंकि वो आपको उस अनजान भविष्य के लिए तैयार करती है जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। आपकी बचत असल में आपके अहंकार और आपकी आय के बीच का अंतर है। अगर आप अपना अहंकार कम रखेंगे तो आपकी बचत अपने आप बढ़ जाएगी। सीख, लेसन फॉर यू। मेरे दोस्तों, दिखावे की दौड़ से बाहर निकलिए। पैसा इसलिए बचाइए ताकि आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद बन सकें। जब आपके पास बैंक में पैसा होता है तो आप दुनिया को अपनी शर्तों पर देख सकते हैं। आप वो काम चुन सकते हैं जो आपको पसंद है, ना कि वो काम जो आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि पैसे का असली मूल्य आज़ादी है, ना कि दिखावा। वेल्थ वो है जो तिजोरी में है, वो नहीं जो सड़क पर दौड़ रही है। चैप्टर 4, दिमाग बनाम दिल। रीजनेबल यानी व्यवहारिक होना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या है? वो ये सोचना कि हम कोई रोबोट हैं। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ आंकड़ों और गणित के हिसाब से चलेंगे, लेकिन सच तो ये है कि हम भावनाओं से भरे इंसान हैं। तार्किक बनाम व्यवहारिक। लेखक मॉर्गन हाउसेल यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आपको निवेश के मामले में पूरी तरह से तार्किक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको व्यवहारिक होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है? मान लीजिए गणित कहता है कि आपको अपना सारा पैसा शेयर बाजार में लगा देना चाहिए क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। ये रैशनल है। लेकिन अगर बाजार 20% गिर जाए और आपकी रातों की नींद उड़ जाए, आप डर के मारे अपने शेयर बेच दें, तो वो गणित किसी काम का नहीं। रीजनेबल होना वो है जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें। उदाहरण के लिए, कई लोग अपना होम लोन जल्दी चुका देते हैं, जबकि गणित कहता है कि उस पैसे को निवेश करके आप ज़्यादा कमा सकते थे। लेकिन वो जो सुकून मिलता है कि मेरा घर अब कर्ज मुक्त है, वो किसी भी रिटर्न से बड़ा है। सीख, ऐसी रणनीति अपनाएं जिससे आपको रात को चैन की नींद आए, ना कि वो जो कागज़ों पर सबसे अच्छी दिखती हो। इतिहास का धोखा, सरप्राइज, द हिस्ट्री ऑफ द फ्यूचर। दोस्तों, हम अक्सर निवेश करने से पहले इतिहास देखते हैं। हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ और उसी के आधार पर भविष्य का फैसला लेते हैं। लेकिन लेखक हमें चेतावनी देते हैं। इतिहास उन घटनाओं का अध्ययन है जो कभी नहीं हुई थीं। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक घटनाएं जैसे 2008 की मंदी, कोरोना महामारी या विश्व युद्ध, ये किसी ने नहीं देखे थे। इन्हें ब्लैक सॉन घटनाएं कहते हैं। अगर आप सिर्फ इतिहास के भरोसे रहेंगे तो आप उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं रहेंगे जो कभी हुई ही नहीं। इतिहास को एक नक्शे की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड की तरह देखें। ये समझें कि लोग तनाव में कैसा व्यवहार करते हैं, ना कि ये कि कल बाजार कहाँ जाएगा।
भविष्य हमेशा आपको सरप्राइज देगा, इसलिए हमेशा अनजान के लिए तैयार रहें। गलती की गुंजाइश, रूम फॉर एरर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस चैप्टर की सबसे प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण सीख है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सोचिए, एक इंजीनियर जब पुल बनाता है तो वो इसे इतना मजबूत बनाता है कि वो 10 टन का भार सह सके, भले ही उस पर सिर्फ 2 टन की गाड़ियां चलने वाली हों। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है कि कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। पैसे के मामले में भी यही नियम लागू होता है। हम अक्सर अपनी भविष्य की कमाई और खर्चों का सटीक अनुमान लगाते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आपकी नौकरी चली जाए? क्या होगा अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए? लेखक कहते हैं कि आपके पास हमेशा एक बफर होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आपको साल का 10% रिटर्न चाहिए, तो अपनी योजना ऐसे बनाइए कि अगर 5% भी मिले तो भी आप बर्बाद ना हो। अगर आपकी बचत इतनी है कि आप सिर्फ तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब सब कुछ परफेक्ट हो, तो आप खतरे में हैं, क्योंकि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। आपका अपना बदलाव, यूल चेंज। एक और बहुत बड़ी बात जो हम भूल जाते हैं, हम बदल जाते हैं। आज आप 20 साल के हैं, आप सोचते हैं कि आपको शादी नहीं करनी, आपको बस दुनिया घूमनी है। लेकिन 30 की उम्र में आपकी सोच बदल सकती है। आज आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कल आप शांति चाहते होंगे। इसलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत कठोर यानी रिजिड मत बनाइए। खुद को बदलाव के लिए जगह दें। आज जो निवेश का तरीका आपको सही लग रहा है, हो सकता है 10 साल बाद वो आपको बोरिंग या गलत लगे। अपने पुराने वर्जन के फैसलों के गुलाम मत बनिए। सीख, फाइनल थॉट फॉर चैप्टर 4। मेरे दोस्तों, याद रखिए कि पैसा कमाना कोई लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है। यहाँ आपको रोबोट बनने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझदार और व्यवहारिक बनना है। अपने पास हमेशा इमरजेंसी फंड रखें, भविष्य के सरप्राइज़ के लिए तैयार रहें और सबसे ज़रूरी, खुद को थोड़ा मार्जिन दें। अगर आप अपनी गलतियों को सहने की ताकत रखते हैं तो आप इस खेल में लंबे समय तक टिके रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे गलती की गुंजाइश और व्यवहारिक सोच हमें बड़े नुकसान से बचा सकती है। हम अपनी भावनाओं के साथ कैसे खेलें, ये सीखना ही असली अमीरी की ओर अगला कदम है। चैप्टर 5, निराशावाद का आकर्षण और निवेश की असली कीमत। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई न्यूज़ एंकर चिल्लाकर कहता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, सब कुछ डूब जाएगा, तो हम उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं। लेकिन जब कोई कहता है कि अगले 10 साल में सब बहुत अच्छा होगा, तो हम उसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ऐसा क्यों? निराशावाद का आकर्षण, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। लेखक मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि निराशावाद यानी पेसिमिज्म हमें ज़्यादा स्मार्ट लगता है। अगर आप किसी पार्टी में कहें कि फला स्टॉक 10 गुना बढ़ जाएगा, तो लोग आपको एक सेल्समैन समझेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि आर्थिक मंदी आने वाली है और हम सब बर्बाद हो जाएंगे, तो लोग आपकी बातों को बहुत गंभीरता से लेंगे। सच्चाई ये है कि विकास यानी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होता है, उसे होते हुए देखना मुश्किल है। लेकिन विनाश यानी डिस्ट्रक्शन रातों रात होता है। एक पेड़ को उगने में सालों लगते हैं, लेकिन उसे काटने में बस कुछ मिनट। ठीक वैसे ही पैसा कंपाउंडिंग से धीरे धीरे बनता है, पर मंदी उसे अचानक झटके देती है। लेकिन याद रखिए, लंबे समय में आशावाद ही जीतता है। आशावाद का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हमेशा अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये है कि भले ही रास्ते में झटके आएं, लेकिन अंत में सब बेहतर हो जाएगा। दुनिया की तरक्की को देखने का नजरिया बदलिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि डरने वाले सिर्फ देखते रह गए और भरोसा करने वाले अमीर बन गए। प्रवेश शुल्क, निवेश की असली कीमत, द प्राइस ऑफ एडमिशन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको एक नई शानदार गाड़ी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप शोरूम जाएंगे और उसकी कीमत चुकाएंगे। आप उसे चोरी करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन जब बात निवेश की आती है, तो हम कीमत चुकाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमें तगड़ा रिटर्न मिले, लेकिन हमें उतार चढ़ाव का सामना न करना पड़े। दोस्तों, शेयर बाजार में जब पैसा गिरता है, तो लोग उसे जुर्माना समझते हैं। वे डर जाते हैं और निकल जाते हैं। लेखक कहते हैं कि इस उतार चढ़ाव को फाइन मत समझिए, इसे प्राइस समझिए। ये वो कीमत है जो आप उस भविष्य के बड़े रिटर्न के लिए आज चुका रहे हैं। जैसे नेटफ्लिक्स देखने के लिए आप सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं, वैसे ही अमीर बनने के लिए आपको डर और अनिश्चितता की फीस देनी पड़ती है। अगर आप ये फीस खुशी खुशी नहीं चुका सकते, तो आप इस खेल के विजेता नहीं बन सकते। अपना खेल पहचानिए, यू एंड मी, डिफाइनिंग योर गेम। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती जो हम सब करते हैं, वो है दूसरों की नकल करना।
मान लीजिए आप एक लंबे समय के निवेशक हैं, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो 20 साल के लिए पैसा लगा रहा है, लेकिन आप न्यूज़ में देखते हैं कि एक डे ट्रेडर किसी शेयर को बेच रहा है और आप भी डरकर उसे बेच देते हैं। यहीं आप फंस जाते हैं। वो डे ट्रेडर अपना खेल खेल रहा है, उसे सिर्फ आज के मुनाफे से मतलब है। आपका खेल अलग है। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से वित्तीय सलाह न लें जो वो खेल नहीं खेल रहा जो आप खेल रहे हैं। अगर आप 30 साल के हैं और रिटायरमेंट के लिए बचा रहे हैं, तो आपकी रणनीति उस 60 साल के व्यक्ति से बिल्कुल अलग होनी चाहिए जो अपनी पेंशन को सुरक्षित रखना चाहता है। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानिए, दूसरों की चमक धमक देखकर अपनी शांति मत खोइए। भ्रम की कहानियाँ, द सिडक्शन ऑफ स्टोरीज। हम इंसान कहानियों के भूखे हैं। हम उन चीज़ों पर विश्वास करना चाहते हैं जो हमें सुकून देती हैं। जब हमें किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है या हम बहुत लालच में होते हैं तो हम किसी भी झूठी कहानी पर यकीन कर लेते हैं। 1990s के दशक में .com बबल के दौरान लोगों ने ऐसी कंपनियों में पैसा लगाया जिनका कोई मुनाफा नहीं था, बस इसलिए क्योंकि कहानी बहुत अच्छी थी। सावधान रहें, जब कोई चीज़ सच होने के लिए बहुत अच्छी लगे तो समझ जाइए कि वहाँ कोई कहानी बुनी जा रही है। अपनी आंखों पर पट्टी मत बांधिए, तथ्यों और अपने व्यवहार पर टिके रहिए। सीख, लेसन फॉर यू। मेरे दोस्तों, निराशावाद सुनने में समझदारी भरा लग सकता है, लेकिन पैसा हमेशा आशावादी लोग ही बनाते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव से डरिए मत, उसे अपनी सफलता की फीस मानकर स्वीकार कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए। आपका रास्ता आपका अपना है, आपकी मंजिल आपकी अपनी है। अपने खेल के नियम खुद बनाइए और उन पर अडिग रहिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि डर और कहानियों के जाल से कैसे बचना है। हमने समझा कि मार्केट की गिरावट कोई सज़ा नहीं, बल्कि एक मौका है। चैप्टर 6, सच्ची दौलत और आपकी अपनी फाइनेंशियल फिलॉसफी, द ग्रैंड फिनाले। मेरे प्यारे दोस्तों, इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सच ये है कि पैसा सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक एहसास है। आखिरी चैप्टर में लेखक मॉर्गन हाउसल हमें अपनी निजी जिंदगी के पन्ने खोलकर दिखाते हैं और बताते हैं कि वे खुद अपने पैसों का प्रबंधन कैसे करते हैं। अपनी शांति चुनें, कन्फेशंस ऑफ अ रियल इन्वेस्टर। लेखक एक बहुत बड़ी बात स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अपना घर पूरी तरह से कैश में खरीदा, बिना किसी लोन के। अब अगर कोई गणित का एक्सपर्ट आए तो वो कहेगा कि ये एक बेवकूफ़ी भरा फैसला है। क्यों? क्योंकि वे उस पैसे को शेयर बाजार में लगाकर ज्यादा रिटर्न कमा सकते थे। लेकिन हाउसल कहते हैं, मुझे रिटर्न से ज्यादा अपनी रातों की नींद और मानसिक सुकून प्यारा है। दोस्तों, यहीं पर आपको अपनी फाइनेंशियल फिलॉसफी बनानी है। दूसरों के लिए जो सही है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सही हो। आपका लक्ष्य सिर्फ सबसे अमीर बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि सबसे शांत और सबसे सुरक्षित बनना होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक में बहुत पैसा है, लेकिन आप हर पल बाजार गिरने के डर से कांप रहे हैं, तो आप अमीर नहीं हैं, आप सिर्फ एक महंगे गुलाम हैं। दूरी और समय की ताकत, द लॉन्ग गेम। इस किताब का निचोड़ ये है कि पैसा बनाने के लिए आपको कोई जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अनुशासन यानी डिसिप्लिन और धैर्य यानी पेशेंस की ज़रूरत है। सोचिए, अगर आप आज से ही अपनी बचत शुरू करते हैं और उसे 20-30 सालों तक बिना छुए छोड़ देते हैं, तो कंपाउंडिंग का जादू आपको वहां पहुंचा देगा जहां कोई लॉटरी या जुआ नहीं पहुंचा सकता। अमीरी का रास्ता कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। जो अंत तक टिका रहेगा वही जीतेगा। पैसे के प्रति आपका व्यवहार, फाइनल विजडम। यहां मैं आपको इस किताब की 5 सबसे बड़ी सीखें एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं, जिन्हें आपको अपने दिल पर लिख लेना चाहिए। विनम्र रहें। जब आप सफल हों तो याद रखें कि उसमें आपकी मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी हाथ था, और जब दूसरे असफल हों तो उन्हें जज ना करें। ईगो कम करें, अपनी ज़रूरतों को सीमित रखें। आपकी बचत ही आपकी असली वेल्थ है, ना कि वो चीज़ें जो आप दुनिया को दिखाने के लिए खरीदते हैं। समय खरीदें। पैसा कमाने का सबसे बड़ा उद्देश्य समय की आज़ादी होना चाहिए। जिस दिन आप अपनी मर्जी से अपना दिन बिता सकें, समझ लीजिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। गलती की जगह छोड़ें, हमेशा एक बैकअप प्लान रखें। भविष्य अनिश्चित है, इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कभी न भूलें। अपना खेल खेलें। आप कौन हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं। किसी और की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की नकल करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। मेरे दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि पैसा कमाना एक सॉफ्ट स्किल है,
ये इस बारे में नहीं है कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप मुश्किल वक्त में अपने गुस्से, अपने लालच और अपने डर को कैसे संभालते हैं। आज जब आप ये वीडियो खत्म करेंगे तो खुद से एक वादा कीजिए। वादा कीजिए कि आप अब से अमीर दिखने की दौड़ में नहीं, बल्कि अमीर बनने और आज़ाद होने की राह पर चलेंगे। छोटी बचत करें, निवेश को समय दें और सबसे ज़रूरी, अपनी खुशियों और अपने परिवार के साथ बिताए गए वक्त को कभी भी पैसों के तराजू में ना तौलें। तो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होती है मॉर्गन हाउसल की कालजयी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ये खास समरी। मुझे उम्मीद है कि इन 6 अध्यायों ने आपकी सोच को बदला होगा और आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और दौलत सही सोच से बढ़ती है। याद रखिएगा, आप अपने भविष्य के खुद लेखक हैं। आपका आज का एक छोटा सा सही फैसला कल की बड़ी सफलता की नींव रखेगा। मेरे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई कहानियों के साथ, सिर्फ चैप्टर डिकोडेड पर। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और आज़ाद रहिए।